पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग जो हैं वो शामिल हैं। बैठे बिठाए उनको ये बयानिया या तो उन्होंने निकाल लिया है या उनको दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने भी उधर अदलिया बचाओ तहरीक का जो है आगाज करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मुझ पर भी दबाव डाला गया, इसलिए मामला खराब हो गए। जो थप्पड़ जो है ना वो आपको लड़ाई के बाद याद आए ना तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि फवाद चौधरी जैसे बंदे ने जो है ना वो इस किस्म की हरकत की है। ये जी हम लिस्टें बना रहे हैं, आप तड़ियां लगा रहे हैं बैठ के जर्नलिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, सियासी तौर पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं आज के हवाले से। इत्तेहादी जमातों का आज इजलास हुआ मॉडल टाउन लाहौर में, और क्या फ़ैसले किए गए हैं उसको तफसील से ज़रा एवेल्यूएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जो मैं ख़बर देना चाहूँगा वो उसका ताल्लुक़ है पेशावर हाई कोर्ट से। वहाँ पे जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, उनको पेशावर हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में हलफ भी उठा लिया है, जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में इस ओहदे पर पहुँचने वाली पहली खातून जज बन गई हैं। उनका तकर्रर जो है, जब तक बाकायदा चीफ जस्टिस जो हैं वो ये ओहदा नहीं संभालते तब तक वही ये ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो संभालेंगी। मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट है कि एक ख़ातून जो हैं वो वहाँ पे एक चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर बैठी हुई हैं। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है बड़ा एक कंजर्वेटिव किस्म का एक सोसाइटी है, एक सूबा है, और वहाँ पे एक ख़ातून का इतने बड़े ओहदे के ऊपर आके बैठना मेरे ख्याल में एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। एंड आई होप, मेरी बड़ी ख्वाहिश है इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा भी जिस दिन एक ख़ातून ही जो है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस भी बनेगी, क्योंकि एक ख़ातून ऑलरेडी अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तो शामिल हैं। तो इंशाल्लाह एक वो दिन भी आएगा जब ये ख़ातून जो है ये पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बनेंगी, और होना भी ऐसी चाहिए। पाकिस्तान के जितने बड़े ओहदे हैं मेरी नज़र में, तो चाहे वो आर्मी चीफ़ का ओहदा क्यों ना हो या सदर ममलिकत का ओहदा क्यों ना हो, पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि एक ख़ातून जो है हमारी वज़ीर आज़म ज़रूर रह चुकी हैं, लेकिन दीगर जो ओहदे हैं वो भी ख़वातीन को जो है वो ज़रूर मिलने चाहिए। मर्द और ख़वातीन जो हैं वो सारे ही इस माशरे के अंदर बराबर हैं, और उनको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो इस ओहदे तक जो है वो ज़रूर पहुँचे। तो एक ख़बर, एक इंटरेस्टिंग ख़बर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा एक और ख़बर है जी, हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस जो है वापस लेने की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अब दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हुकूमत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर अपील जो है वो वापस लेना चाहती है, और हुकूमत अब इस केस की मज़ीद पैरवी जो है वो नहीं करना चाहती। तो एक डेवलपमेंट ये हुई है। अब आ जाइए, वो जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है मॉडल टाउन लाहौर में, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फ़ैसले जो हैं वो सामने आए हैं। और उसमें ख़बर ये है कि जी पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट का फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरे ख्याल में। तनकीद तो की जा रही थी, इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका ऐलान किया था कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन अब उससे एक स्टेप मज़ीद आगे जाने का फ़ैसला किया है कि जी मुकम्मल बॉयकॉट जो है वो किया जाएगा। और ये सारा कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब के मशवरे के बाद इस हुकूमती इत्तेहाद ने जो है ये फ़ैसला किया है। उनका ये कहना है कि जी 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग जो हैं वो शामिल हैं। वो आप जानते हैं कि उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो जस्टिस साकिब निसार के साथ बेंच में ही शामिल थे, जिससे नवाज शरीफ साहब को सज़ा भी हुई थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने पीडीएम ने जो है ये ऐलान किया है। इसमें ये भी तजवीज़ सामने आई है कि अटॉर्नी जनरल पीर वाले दिन जब अदालत में पेश होंगे तो 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का वो इज़हार करेंगे, और अटॉर्नी जनरल कार्रवाई के बॉयकॉट से जो है वो भी बेंच को आगाह करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बॉयकॉट के मशवरे पर पीडीएम की आदत से भी जो है वो इससे मुशावरत हुई, और उसके बाद जब फैसला हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने जो है इसकी पूरी तौसीक भी कर दी है। उनका कहना है कि बेंच के बॉयकॉट के अलावा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सियासी क़यादत की अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल बेंच का ना बनना ख़ास एजेंडे की निशानदही करता है। अब मैंने इसके ऊपर वैसे बड़ा एक तफसीली वीलॉग जो है, अपना पिछला वीलॉग इसी के ऊपर किया था कि इस वक्त पीडीएम को जो है वो एक बयानिया की भी ज़रूरत है, और बैठे बिठाए उनको ये बयानिया अब या तो उन्होंने निकाल लिया है या उनको दे दिया गया है। आप दोनों में से जो मर्ज़ी सूरत हाल वो आप समझ लीजिए। ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब ने भी जब उनको हुकूमत से निकाला गया था तो उस वक्त उन्होंने वो जो साइफ़र के ऊपर पूरा बैठ के बयानिया बनाया था तो उसको बड़ी पजीराई मिली थी और लोगों ने बड़ा उसको फॉलो किया था।
तो उस वक्त से लेकर अब तक इस पीडीएम की हुकूमत के पास कुछ भी नहीं था बेचने के लिए। हर जगह महंगाई की वजह से जो है वो लोग इनको बुरा भला भी कह रहे थे। खैर कहते तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहना बंद कर दिया है। और ज़ाहिरी बात है, अब हुक्मरान जो होता है, जो हुक्मरान जिसके पास हुकूमत होती है उस वक्त की, आप उसी से सवाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इनके साथ यही हो रहा था। तो लेकिन अब जो है इस कोर्ट के अंदर ये जो फैसला है, उसके बाद अब अगर मेरी नज़र में अगर 30 अप्रैल के इलेक्शंस का फैसला आता भी है तो कम से कम पीडीएम जो है ना अवाम में जाके कुछ बेचने के काबिल हो गई है कि जनाब ये देखें, हमारी मर्ज़ी का बेंच नहीं बना, फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, तो जिसके बाद हमारे साथ फिर नाइंसाफ़ी हुई है, तो इसलिए लोग जो हैं वो हमें वोट दें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी उधर अदलिया बचाओ तहरीक का जो है आगाज़ करने का फ़ैसला कर लिया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों से उन्होंने भी राब्ते जो है वो शुरू कर दिए हैं। असद उमर और सेंटर एजाज चौधरी ने जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा जाकर सिराजुल हक से इस सिलसिले में मुलाकात की है। तो जमात इस्लामी, आपको याद होगा कि इससे पहले 2013 से लेकर 2018 के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो एक पुरानी एफिलिएशन तो जमात इस्लामी की है तहरीक इंसाफ के साथ। अब इस मौके के ऊपर सिराजुल हक साहब भी ये फ़ैसला करते हैं कि वो पीटीआई के साथ इस मामले में खड़े होना चाहते हैं या नहीं। अब इसका फ़ैसला जो है वो अभी वक्त करेगा। इसके अलावा पीटीआई के जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, बड़ा वैसे मुझे मज़ा आता है जब मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब। तो मैं काश मैं किसी पीटीआई के रहनुमा का जो है ना चेहरा उस वक्त रिकॉर्ड कर सकूँ। कैसा लगता है जब ये आपको सुनने को मिलता है कि पार्टी के सदर परवेज़ इलाही साहब। खैर, परवेज़ इलाही साहब जनाब, उन्होंने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से के रहनुमाओं से रब्ते करने शुरू कर दिए हैं। उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर वसीम अख्तर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुर्रम नवाज़ गंडापुर से भी, जो अवामी तहरीक है उनके रहनुमाओं से भी जो है ये फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू की है। तो दीगर जो जमातें हैं उनके साथ रवाबित का सिलसिला जो है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा ज़मान पार्क के बाहर जो तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमले के मुकदमात की तफ्तीश का मामला था, असद उमर जीआईटी के सामने पेश हो गए हैं और उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है। असद उमर के अलावा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीगर रहनुमा इस जीआईटी के सामने पेश नहीं हुआ है और पुलिस के मुताबिक पीटीआई के दीगर रहनुमा खुद पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकला जीआईटी के सामने पेश हुए। फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के वकला ने के बयानात जीआईटी नहीं ले सकती। जीआईटी ने वकला को अपने मौक्कल को, यानी कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको पेश करने का हुक्म जो है वो दिया है कि जी उनको यहाँ पे लाया जाए। इसके अलावा हसन न्याजी, इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, उनकी थाना नौशेरा कैंट में बगावत के केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशेरा ने हसन न्याजी की ज़मानत मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज़ जो है उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की है। इस अदालत ने इमरान खान के वारंट की तामील के दौरान कार सरकार में मदाखलत के केस में फवाद चौधरी और शामुद कुरैशी की बुरी ज़मानतों में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी है। दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म जारी किया गया है। शहबाज गिल साहब, आज उनकी भी केस की हेयरिंग थी और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी अल्लाह ना करे कि ऐसा आपके साथ हो, आप आगे पीछे हो जाएं। बेसिकली गुफ्तगू हो रही थी कि जो लोग जिनको उठा लिया जाता है, रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं उसके बारे में वो तबसरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तो आपके घरों के बुज़ुर्गों और बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी, इस काम को बंद होना चाहिए। वो किस हुकूमत में था, कैसे था, हर जगह पर इसको बंद होना चाहिए। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसे इंडोर्स या सपोर्ट करते नहीं देखा। मेरे सामने जब भी उनके इल्म में किसी भी गुमशुदगी के बारे में बात आई, उन्होंने इस पर फौरी तौर पर ऑर्डर्स दिए कि इस बंदे को फ्री होना चाहिए, ये काम पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। इससे इंप्रेशन ठीक नहीं जाता। जो हमारे जैसों के साथ हो गया उसको भूल कर आगे चलने की ज़रूरत है। हम तैयार हैं माफ़ करने के लिए, जो हुआ वो छोड़ दें, लेकिन आगे के लिए हत्ता कि हमारी हुकूमत आए इसमें भी गायब नहीं होने चाहिए अपोजिशन के लोग। इस काम को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो वहाँ पे किसी ने एक सवाल किया कि गायब करने वाले कौन थे, तो उन्होंने कहा कि सबको पता है, अगर तो तेरा दिल करता है कि मैनू होर मार पवे तो फिर पूछ लो, दिल नहीं भरिया तो फिर पूछ लो। तो बेसिकली उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पता सबको ही है कि कौन कौन ये कर रहा है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि मुझे जो है और मार पड़े, तो उन्होंने बेसिकली नाम शाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आगे चलने की ज़रूरत है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी गुफ्तगू शहबाज गिल साहब ने की, वहीं पे फवाद चौधरी साहब ने भी आज जब मीडिया से गुफ्तगू की वो एक और ही लाइन ले रहे हैं। शहबाज गिल साहब और लाइन ले रहे हैं, फवाद चौधरी साहब एक और लाइन ले रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए नहीं कि हम लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होना नहीं जानते। हम कहते हैं कि जो हो गया
बस ख़त्म करो बात। जब तक आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, वहाँ से एक फ़ोन आता है और कांपे टांग जाती हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की तारीखें दे रही हैं। ऐसे जजेस बराबर के मुजरिम हैं जो इस तरह की अपीलों को इस तरह से डील करते हैं। आप इस्तीफ़े देकर घर चले जाएं अगर आपने केसेस को ऐसे डील करना है। आपको तनख्वाहें इसलिए मिल रही हैं कि आपने हुकूक की हिफाजत करनी है। तो यहाँ पे शहबाज गिल साहब जो हैं वो कहते हैं जी भूलने की ज़रूरत है, आगे चलने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लोग खड़े ही नहीं हो रहे। तो जब आप खड़े नहीं होते तो फिर आपके साथ यही होता है। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं के दरमियान के, एक कुछ सोच रहा है तो दूसरा कुछ सोच रहा है। इमरान खान साहब ने जनाब ज़मान पाक में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, एक मुलाकात हुई है उनकी, और जो ख़बर अंदर से आई है उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर होंगे। आपको तो पता है इमरान खान साहब का वैसे भी ये सबसे पसंदीदा मशगला यही है, सड़कों के ऊपर आना। तो उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन ना हुए तो हम 90 दिन तो हम सड़कों पर आएंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते थे, इसलिए मुझ पर भी दबाव डाला गया, इसलिए मामला ख़राब हो गए। अब मुझे बात पता क्या है, वो कहना तो नहीं चाहिए, एक ज़रा क्रूड सी एक एग्जांपल है कि जो थप्पड़ जो है ना वो आपको लड़ाई के बाद याद आए ना तो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो इमरान खान साहब से मेरा ये सवाल ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त आर्मी चीफ आपके ऊपर इस किस्म के दबाव डाल रहे थे, जिसका गिला आज आप कर रहे हैं, जिसके बारे में आज आप बता रहे हैं कि जनाब एक्चुअली जनरल बाजवा ये सब कुछ चाहते थे, तो मैं क्या नहीं इंज नहीं होना, तो जिसकी वजह से मामला ख़राब हो गए, तो बोलना था ना उस वक्त, बताना था कि भाई ये सब कुछ हो रहा है और हम इख्तलाफ करते हैं, हमें आर्मी चीफ हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हम इख्तलाफ करते हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं होने दिया आपने? बाय द वे वैसे ये इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं ना, तो जावेद चौधरी साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से जो अपने कॉलम लिखे थे उसके अंदर भी इन्होंने इसका जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे और तकरीबन मामला तय भी पा गए थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि भाई ना एक ही करते पे हो, जो ऐ हो गया ना तो सानू मार पेगी, तो इस वजह से फिर बैकआउट कर गए थे। तो मैं जानता हूँ कि ये इस किस्म की जो है ना वो हाइपर पैट्रियटिज्म जो है ना वो बहुत होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको तमाम ममालिक के साथ, अपने नेबर्स के साथ मामला ठीक रखने चाहिए, ठीक रख के ही आगे चलना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे भाषण देने के लिए बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लिहाज करना चाहिए कि आपने अपने आप को इकोनॉमिकली भी वाइबल रखना है और पॉलिटिकली भी वाइबल रखना है, अपने आप को सर्वाइव भी करना है। तो अगर तो वाकई आपका इख्तलाफ था तो आप उस वक्त करते। आज जब आपकी हुकूमत नहीं है तो अब आप बैठ के बता रहे हैं कि जनाब वो ये वजह हुई थी जी जिसकी वजह से मेरा इख्तलाफ हो गया था। आपका इस बंदे से इख्तलाफ हो गया था, फिर भी आप सदर आरिफ अलवी के जरिए जो है 2 दफ़ा इस शख्स से मुलाकातें कर रहे थे जाके। अगर आपका वाकई इतना बड़ा इख्तलाफ था तो मुलाकातें किस लिए कर रहे थे फिर आप? खैर, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा एक रोज़ कुछ कहता है और दूसरे रोज़ इस बात से मुकर जाता है। बाय द वे हमने जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ रिपोर्ट किया उस बात से आज तक कभी नहीं मुकरे वो, और हमने जो बातें उनके बारे में बताई हैं वो आज भी उसी तरह स्टैंड करती हैं। बाकी इंटरव्यूज़ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा तो क्या नहीं कहा, ये मुझे नहीं पता। ये सवाल आप उन सहाफ़ियों से कीजिए जिनके इंटरव्यूज़ को जो है ना वो जिनको डिनाई किया गया या डिनायल आ गया। हमने जो खबरें दी थी वो आज तक वैसे ही स्टैंड करती हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। क्यों? आप क्यों नहीं करते? आप लें ना, ये जिम्मेदारी लें। ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मरीम नवाज़ ने भी की थी। जब मैंने उनसे सवाल किया था जी आप बताइए कि जब अगर आपकी हुकूमत आई तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल आप करेंगे, तो यहाँ पे भी जो है ना वो उन्होंने ये वही वाली लाइन ले ली है। ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे मरीम नवाज़ और इमरान खान एक ही लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि इससे आगे जाने से दोनों के पर चलते हैं, इमरान खान साहब के भी और मरीम नवाज़ के भी, कि नहीं बस ठीक है, जो कुछ करना है वो फौज खुद ही करे, हमने नहीं बीच में छलांग मारनी। फिर कहते हैं जी सदर आरिफ अलवी हमारे और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे, अदा कर नहीं रहे, अदा कर पा नहीं रहे। अदा कर नहीं रहे ये एक डिफरेंट लफ्ज़ है, अदा कर पा नहीं रहे। कोशिश उन्होंने भरपूर की है, हो नहीं पा रहा, असल बात ये है। उन्होंने कहा जी शाह महमूद और परवेज़ इलाही को दूसरी जमातों से रब्ता बहाल करने का टास्क दे दिया है। पार्टी के किसी भी रुकन के दीगर जमातों और सियासी शख्सियात से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा वक्त कैसे कैसे बदलता है। एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुओ मोटो के जरिए असेंबली बहाल की तो उस वक्त सुओ मोटो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए सुओ मोटो लिया तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए हैं। किस कानून के तहत तोड़ी गई पंजाब और केपी की असेंबलियाँ बहाल हो सकती हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी टीम ने इसको चेक किया, बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरा जो आज का प्रोग्राम है समा टेलीविज़न के ऊपर, उसमें हमने जब उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस वक्त उस फैसले के बारे में क्या कुछ कहा था। शीरी मज़ारी साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये जुडिशल कू है,
ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने। वो भी जस्टिस उमरता बंदयाल की ही अदालत थी, तो उन्होंने उसे जुडिशल कू का नाम दिया था कि जी ये जजेस ने ये हरकत की है। खैर आगे उसके बाद वो कहते हैं जी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब जुराइम पेशा अफराद हैं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमला किया गया, इसके खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवाने जा रहा हूँ। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं इमरान खान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो बड़ी एक भोंडी हरकत थी कि जब घर का मर्द घर पे नहीं है तो तब जाके आपने घर के ऊपर दावा बोल दिया। यहाँ पे इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमारा ब्लैकआउट किया गया, सोशल मीडिया भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब आपने हमें बताया था कि सोशल मीडिया तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ पे मीडिया के ब्लैकआउट की बात है, यहाँ पे भी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि किसी का भी मीडिया पे ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए और सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। आपको भी आपकी बात से लाख इख्तलाफ से आप बोलेंगे तो इख्तलाफ होगा ना, आप बोलेंगे लोग सुनेंगे तो तब हम बता सकेंगे कि जनाब आपने ये गलत बात की है, तो बोलें ज़रूर, लेकिन फिर हमें भी इख्तलाफ का पूरा हक भी होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम ये है कि आप बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग जो है वो मुझे बोलने दें और मुझे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने दें, लेकिन फिर आपसे जब इख्तलाफ करने की कोई जसारत करता है ना, तो फवाद चौधरी फिर इस तरह की ट्वीटें करते हैं जो उन्होंने आज की थी कि जी जियो के जो सहाफ़ी हैं और चंद दीगर लोग जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर जो हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हम उनकी लिस्टें बना रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि फवाद चौधरी जैसे बंदे ने जो है ना वो इस किस्म की हरकत की है और इस किस्म का बयान दिया कि जी हम लिस्टें बना रहे हैं। आप तड़ियाँ लगा रहे हैं बैठ के जर्नलिस्ट को कि जी हम लिस्टें बना रहे हैं। कोई हिटमैन स्क्वाड हैं आप लोग, क्या आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं जी हम लोग लिस्टें बना रहे हैं? ये लिस्टें बनाने का ना आप लोगों का बड़ा पुराना ख्वाब है। मुझे याद है एक दफ़ा आप लोगों ने PTI के अंदर ही बैठ के जी अच्छे सहाफ़ी तो बुरे सहाफ़ियों की बैठ के लिस्टें निकाल दी थी आप लोगों ने। गेट आउट ऑफ दिस लिस्टिंग। मैं फवाद चौधरी साहब खुद मीडिया के अंदर काम कर चुके हैं। एक जगह हम आपकी आवाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं कि जनाब बोलने दें आपको, लेकिन दूसरी जगह आपसे इख्तलाफ करने की कोई जसारत तो करे। आप 1 मिनट में जो है ना वो बयान दे देते हैं कि जनाब हम लिस्टें बना रहे हैं। आ जाएँ फिर आप मेरे साथ बैठे, मैं लिस्टें बनाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कौन कौन रहा है, आएँ बनाएं लिस्टें बैठ के। और सिर्फ वो सियासतदानों की नहीं, सहाफ़ियों की भी बनाएंगे और उसमें आपके बहुत से चमचे सहाफ़ी निकल आने हैं बीच में से जो माजी में इनके टाउट रहे हैं। आज बैठ के बड़े बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, माजी के अंदर क्या हरकतें करते रहे वो बैठ के। आए बैठे मेरे साथ बैठ के बनाते हैं लिस्टें, क्या ख्याल है? इसके अलावा जनाब एक और स्टोरी जो चल रही है वो है कि जनाब इज़राइल के साथ जो है वो ट्रेड की गई है और ये एक साहब हैं फैसल बिन खालिद, उन्होंने जनाब पाकिस्तान से गालबन को ड्राई फ्रूट जो है वो लिया है और UAE के ज़रिए जो है उसे इज़राइल पहुँचाया गया है। तो उसके ऊपर जो है वो बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने इज़राइल के साथ बाकायदा ट्रेड का आगाज़ कर दिया है। इन्होंने ये बल्कि ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एज अ पाकिस्तानी, आई एक्सपोर्टेड फर्स्ट बैच ऑफ पाकिस्तान फूड प्रोडक्ट्स टू इज़राइल मार्केट, dates, dry fruit, spice, single container. This was not the first export of Pakistani products to Israel. There are many ways for logistics. You need to find, network your own. If quality, price and commitment to specifications is okay, Israeli buyers will pay for it. तो ये इन्होंने किया। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले तो कामरान खान साहब ने इस पर छलांग मारी, क्योंकि कामरान खान साहब ना बड़े पुराने एडवोकेट हैं इस बात के कि पाकिस्तान को इजराइल के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल कर देने चाहिए। वो ये इसको बहुत सपोर्ट करते हैं वो। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एंड इजराइल ऑन पाथ टू सम ट्रेड ऑफ सॉर्ट्स, सम बेसिक फूड आइटम्स सेंट फ्रॉम कराची, इट्स अ बिग डील, kind of a breakthrough development. Turkey, UAE, Bahrain, Egypt, Jordan, even Saudi Arabia, miles ahead of us in this direction. How and why brotherly Islamic countries broke away from primitive foreign policy dogmas. Time for us to commission a thorough examination of this new thought process in Islamic world. Arab world moved ahead, we still clueless, sad. ये उन्होंने जो है ट्वीट किया। वैसे बाय द वे वज़ीर आज़म के मामले जो नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी, उन्होंने कहा कि जी हमारे किसी किस्म के कोई ताल्लुकात जो हैं वो बहाल नहीं हुए हुए, ये बिल्कुल बात गलत है। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी यहूदी को इमरान खान के दौरे हुकूमत में इजराइल जाने की इजाज़त मिली। पाकिस्तानी यहूदी ने एक अरब मुल्क से पाकिस्तानी अशिया इजराइल भेजी, इससे मुतालिक वजारत तजारत या खारजा से NOC सामने नहीं आया है, ना ही ऐसी इतला है कि इसकी कोई सरकारी तौर पर इजाज़त दी गई है। सो PTI जो है वो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है, वो तनकीद का निशाना बना रही है कि जी हुकूमत ने सब कुछ किया है। हुकूमत का ये कहना है कि नहीं जी एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स यहाँ से UAE गई थी और UAE से जो है वो आगे इजराइल भेज दी गई। तो ये बेसिकली सारा कुछ हुआ और ज़ाहिर बात है वंस एक प्रोडक्ट जो है
वो पाकिस्तान से निकल के किसी और मुल्क में अगर चले जाए, फिर वहाँ से वो जिस थर्ड कंट्री में जाए, फोर्थ कंट्री में जाए, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कामरान खान साहब की ये जो ख्वाहिश है ना, माजरत के साथ मैं इसका बड़ा पुराना नाक़िद हूँ और मैं इसकी पहले भी मुखालफत करता रहा हूँ। इजराइल के साथ पाकिस्तान के किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंसिपल अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा है। मुझे नहीं परवाह इस बात की कि तुर्की, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन ये क्या कर रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरा अपना एक वजूद है, मेरी अपनी एक पॉलिसी है और मुझे अपने मुल्क की इस पॉलिसी पे फ़ख्र है कि वो इसराइल जैसे मुल्क के साथ कोई ट्रेडिंग नहीं करता और अपना एक प्रिंसिपल स्टांस लेके खड़ा होता है। तो चाहे ये हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, अगर उसकी ये ख्वाहिशात हैं, मैं तो आखिरी वक्त तक जो है उसकी मुखालफत करूँगा। मैं इस बात के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने एक दफ़ा नूर दाहरी का, वो जो एक इजरायली एजेंट है, मैंने उसका एक इंटरव्यू किया था और मेरे ख्याल में उस पर मेरा मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी सामने आ चुका है। अगर कुछ लोग अगर वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के होम पेज के ऊपर वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है। ये उसका थंबनेल भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसका लिंक भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे देंगे। तो उससे मेरे ख्याल में मेरे तो काफ़ी हद तक जो ख्यालात हैं इस सारे मामले के ऊपर वो वाज़ेह हो जाते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।